स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबो इंडिया पर मैं हूं पल्लवी जस्सल और आपके लिए लेकर हाजिर हूं लिव लाइफ मोर हेल्थ शो। दोस्तों, रक्त के प्रवाह से जिंदगी में प्रवाह है। रक्त जीवन का संचार है और इसी संचार से संसार चलता है। जन्म से पहले ही ये रक्त ही माँ द्वारा बच्चे तक उसे पोषित करता है। लेकिन जरा सोचिए, इसी रक्त में कोई त्रुटि आ जाए, कोई विकार आ जाए तो जिंदगी का प्रवाह रुक सकता है। दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां जिनका संबंध हमारे रक्त से है। जी हाँ, ब्लड। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज स्टूडियो में ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रंगाराव रंगराजू और साथ में ही डॉक्टर गौरव दीक्षित, जो DM क्लिनिकल हेमेटोलॉजी हैं और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कंसल्टेंट हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर हेल्थ शो में। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों मैं पूछना चाहूंगी हमारे अति विशिष्ट मेहमान डॉक्टर रंगाराव से कि किस तरह की आम बीमारियां आप अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं जो कि हमारे रक्त से संबंधित हैं। पल्लवी जी नमस्कार, और जितने भी श्रोता हैं सब सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। आप लोग सभी लोग एक आम तौर से CBC यानी कि ब्लड का टेस्ट तो कराते ही हैं। उसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं, WBC काउंट देखते हैं, प्लेटलेट काउंट देखते हैं और भी अन्य पैरामीटर देखते हैं। उसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। वो एक तरह से पूरा का पूरा स्टेट बताते हैं, यानी कि उसकी क्या स्थिति है हमारी खून की। जब हीमोग्लोबिन कम होता है सबको परेशानी होती है, जब TLC कम या ज़्यादा होता है तो सबको परेशानी होती है, प्लेटलेट भी कम होते हैं तो परेशानी, ज़्यादा होते हैं तो परेशानी मन में और तन में दोनों में ही होता है। ब्लड डिजीजेस यानी कि खून के डिजीजेस के जो सिम्टम्स होते हैं शुरू होते हैं इनकी खराबी से, और उसके कारण सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। पेशेंट को थकावट और सांस फूलना होता है। जितना हीमोग्लोबिन कम होता है उतने ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। जब TLC बहुत कम होता है उनको इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। जब TLC बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा लाखों में जाता है, हो सकता है कि खून जम जाए या किसी और तरह से सिम्टम्स हो सकते हैं। जब प्लेटलेट बहुत कम हो जाए उनको रक्त का बहने का एक चांस रहता है, यानी कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज। आपने सुना होगा डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं, उसकी बहुत कितनी पैनिक हो जाती है लोगों को, खास करके प्लेटलेट कम होते हैं क्योंकि ब्लीडिंग ना हो, खतरे की ब्लीडिंग ना हो, जान ना चली जाए, तो प्लेटलेट कम होने का ये है। और इसके अलावा जो खून के जो बीमारियां होती हैं उनमें सिम्टम्स और होते हैं। कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं गले में, बगल में, कहीं और छोटी छोटी गिल्टियां, पूरे लिम्फ नोड्स वो बढ़ सकते हैं। और किसी को लिवर और स्प्लीन बढ़ता है जिसके कारण उनको हल्का सा दर्द शुरू होता है। यानी कि सिम्टम्स, जो बीमारियां, जो साइंस है ब्लड टेस्ट में जो खराबी है उसके कारण उनको सिम्टम्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो अभी हमें सिम्टम्स बताए हैं, लक्षण बताए हैं इन बीमारियों के, उसका कारण क्या है? ये बीमारियां होती किस कारण से हैं? पल्लवी जी, कारण कई होते हैं। अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें तो 2 मेन कारण, एक कैंसर से संबंधित और दूसरे कैंसर से संबंधित नहीं है। बिनाइन डिजीजेस बोलते हैं, यानी कि मैलिग्नेंट, एक मैलिग्नेंट डिजीज और एक मैलिग्नेंट जब भी बोलते हैं एक तरह का ब्लड कैंसर, चाहे लिम्फोमा, लुकीमिया, माइलोमा, ऐसी बीमारियां होती हैं। और जो दूसरी वाले कारण होते हैं जो खून की खराबी के कारण, हीमोग्लोबिन खराबी के कारण या कोई और कारण। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गौरव आपको इसके बारे में, बिनाइन के बारे में बताएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग कैंसर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम बात करेंगे डॉक्टर गौरव दीक्षित से, जो DM क्लिनिकल हेमेटोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमें डॉक्टर रंगाराव ने बताया कि क्यों ये समस्याएं हमारे रक्त में होती हैं, तो डॉक्टर साहब आप प्लीज अब हमें विस्तार से बताएं बिनाइन ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में। धन्यवाद पल्लवी जी। आमतौर पर जो बिनाइन रक्त कंडीशन होते हैं 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जिसमें कि खून बार बार कम होता है, खून बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो मरीज़ की हाइट और वेट भी कम रहता है। स्प्लीन या जिसे तिल्ली बोलते हैं वो उसका साइज़ बढ़ जाता है। इस बीमारी में
बार बार मरीज को अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी आवश्यकता रहता है। इसके लिए और कोई इलाज नहीं है। दूसरा इलाज जो हमारे पास है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ट्रीटमेंट है जिससे कि हम लोग इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और जो पेशेंट है वो पूरी तरह से इस बीमारी से मुक्त हो सकता है। हर साल 10,000 नए बच्चों को भारत में ये बीमारी होती है, जिनमें से बोन मैरो ट्रांसप्लांट पोटेंशियली 3,000 बच्चों को क्योर कर सकता है। और भी कुछ कारण जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें कि खून कम हो जाता है, वो बिनाइन कंडीशंस में आते हैं। इस बीमारी में मरीज को बुखार होना, ब्लीडिंग होना पाया जाता है और इस बीमारी के लिए अगर इसमें इलाज ठीक समय पे हो जाए तो हम 80 से 90% मरीज में अच्छा इलाज संभव है। धन्यवाद डॉक्टर गौरव। और ये जानकर मुझे लगता है श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा कि 80 से 90% लोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है एप्लास्टिक एनीमिया में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डॉक्टर रंगा राव से, जो हमें जानकारी देने वाले हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बड़ा नाम है हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, तो हम चाहेंगे कि आप हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में विस्तार से बताएं। खून की जो बीमारियां होती हैं कैंसर से रिलेटेड, उनको संक्षिप्त में कहा जाए, एक तो होता है ब्लड कैंसर जो ल्यूकीमिया बोलते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया बहुत कम समय में हो जाता है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया बहुत सालों लगते हैं उनको। और लिम्फोमा बोलते हैं, जो अलग अलग तरह के लिम्फोमा होते हैं। और एक माइलोमा की बीमारी होती है। संक्षिप्त में ये है खून की बीमारियां। इन सब का इलाज जो होता है, एक तरह का कीमोथेरेपी, अलग अलग तरह के होंगे, जिस तरह से बीमारी है उसके अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। और दूसरा नया आजकल आया है टारगेटेड थेरेपी, कुछ टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शंस तरह तरह के होते हैं, जो टेस्ट के प्रकार हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या उनको इलाज करना है। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो हर एक ब्लड कैंसर में तो नहीं किया जाएगा, बट कुछ में जो अच्छे होते हैं, कंप्लीट क्योर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसमें संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी देते हैं हम लोग, ताकि उनकी कैंसर के बीमारी ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ ये जो दवाइयाँ हम लोग कैंसर को हटाने के लिए देते हैं, वो इनके बोन मैरो को भी ख़त्म कर देती है। जब बोन मैरो को ख़त्म कर देती है तो उनको रिकवरी नहीं होता है। उस रिकवरी के लिए नॉर्मल बोन मैरो के सेल्स या तो मरीज से खुद पहले से ही लेके रख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या किसी दूसरे मरीज, उनके रिश्तेदार, उसको बोलते हैं हम लोग एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। तो ये दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। और तीसरा तरीका होता है कि बहुत छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, उनकी प्लेसेंटा से, कॉर्ड से उनके सेल्स लेते हैं। कुछ में काम इसका पाया जाता है, ये भी हम लोग करते हैं। जो डोनर से, यानी कि जो भी दे रहे हैं, डोनर खुद हो सकता है या दूसरा मरीज हो सकता है या फीटस हो सकता है, वो डोनर से हम लोग स्टेम सेल्स लेते थे। पहले बहुत सारे बोन मैरो नीडल लगा के करते थे, आजकल उनका खून एक मशीन में उनको कनेक्ट किया जाता है, जैसे डायलिसिस मशीन, और उसके बाद में उनसे सेल्स, स्टेम सेल्स एक बैग में इकट्ठा करते हैं, उसको तुरंत यूज़ करते हैं या कुछ समय के लिए उसको फ्रिज में रख के उसके बाद में यूज़ करते हैं। ये होता है ट्रांसप्लांट, यानी कि ये वाले सेल्स उनको दे देते हैं। पर ये उनके सेल्स देने से पहले उनको दवाई, कीमोथेरेपी, हेवी डोज दे करके उनकी पूरी बोन मैरो को ख़त्म करते हैं। और बोन मैरो के बाद, उसके बाद में ये सेल्स देते हैं, और वो सेल्स को रिकवर करने में 3 से 4 हफ्ते टाइम लगता है। उस समय पेशेंट की हालत थोड़ी सी क्रिटिकल होती है और उस समय इन्फेक्शंस और कई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। इनको एक अलग से रूम में रखा जाता है, जिसको BMT यूनिट बोलते हैं। उसके लिए फिल्टर, ताकि कोई हवा, बाहर की हवा, पानी, कोई भी सोर्स इन्फेक्शन ना हो, ऐसे चीज़ में रखा जाता है। डॉक्टर गौरव, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात आती है तो ये जो ट्रीटमेंट है ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है और ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट माना जाता है। तो डॉक्टर साहब, जब किसी को खुदा न खास्ता बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो सेंटर का चुनाव करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पल्लवी जी, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो कि बहुत ही कम सेंटर्स में अवेलेबल है इंडिया में। इसमें
जो हम करते हैं, पहले सबसे पहले डोनर का हम स्कैनिंग करते हैं। अगर वो फिट पाया जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है। रेसिपिएंट का भी वर्कअप होता है। रेसिपिएंट को अगर फिट होता है, अगर उसका एज ठीक होता है, डिजीज स्टेटस ठीक होता है, तो वो भी हम रेसिपिएंट को हम लेते हैं। उसको एक हाई डोज कीमोथेरेपी दिया जाता है। कीमोथेरेपी देने के बाद डोनर से स्टेम सेल लेके हम लोग रेसिपिएंट में देते हैं, और स्टेम सेल देने के बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद उसमें रिकवरी रहता है। परंतु इस 3 से 4 हफ्ते के बीच में उसको इन्फेक्शन का चांस, बुखार का चांस का बहुत ज़्यादा रहता है। इस कारण से उसको मरीज़ को आईसीयू शिफ्टिंग का ज़रूरत पड़ सकता है। हो सकता है कि उसका जान का भी खतरा हो सकता है। इन सब से बचने के लिए हम हेपा फिल्टर्ड रूम्स का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वगैरह, उसमें हेपा फिल्टर्ड रूम्स का इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ पे जो आम कमरे हैं उनमें ट्रांसप्लांट रहता है। परंतु भारत जैसे देश में जहाँ पे मिट्टी और धूल बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पे हम लोग स्पेशल हेपा फिल्टर्ड रूम्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी बहुत ही कम सेंटर्स पे अवेलेबल है। दिल्ली में तकरीबन 4 से 5 सेंटर हैं जिसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है। भारत में हर साल तकरीबन 30 से 40 हज़ार ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, परंतु सिर्फ 700 से 800 ट्रांसप्लांट होते हैं। सो अभी इस तकनीक को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इस तकनीक के लिए ट्रेन डॉक्टर्स का होना, ट्रेन सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। जो कॉस्ट फैक्टर है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ी रुकावट है एक ट्रांसप्लांट को एक कॉमन ट्रीटमेंट बनने में। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को यहीं समाप्त करें, मैं डॉक्टर रंगा राव से ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे श्रोताओं को कोई टेक होम मैसेज दें, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती भी है तो वो घबराए नहीं। बजाय इसके कि वो अपना समय और पैसा बर्बाद करें, वो एक सही विशेषज्ञ के पास जाकर अपना सही इलाज करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, हमें भी अच्छा लगा श्रोताओं से बात करते समय। हमें सिर्फ यही मैसेज देना है, आपको तंदुरुस्त अच्छा सा हेल्थ मेंटेन कर लिए खून का सही होना ज़रूरी है। अपनी खून जांच कम से कम साल में एक बार तो करा लें, और कुछ कमियां हैं, कोई डरने की बात नहीं है। एक विशेषज्ञ हेमेटोलॉजिस्ट या कोई अपने डॉक्टर साहब से जाके कंसल्ट कीजिए, संपर्क कीजिए कि क्या कारण है, कोई उसमें जो भी एब्नॉर्मलिटी कम है या ज़्यादा है। बात रही कैंसरों की, कैंसर ब्लड कैंसर भी होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ब्लड कैंसर अच्छे होने वाली बीमारियां हैं, उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट जो अच्छे विशेषज्ञ हैं उनसे मिले, पूरा ट्रीटमेंट कराएं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी बात होती है, इधर उधर कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है, वो बोलते हैं हाँ करवाना है, आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रह के करवा लीजिएगा, क्योंकि उससे कैंसर ठीक होने के बहुत चांसेस हैं। और वो एक तरीका है, आजकल एक्सपीरियंस के कारण उसके कॉम्प्लिकेशन भी कम हो गए हैं और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show. आज के विषय पर, जी हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 704-2050-767 या फिर 704-2500-535। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। This is your host Pallavi Chassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Chassal.